हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे एक टॉपिक है जो बाइडन है। क्या वो चाइना को काउंटर कर सकता है पाकिस्तान की मदद से। बेसिकली हमने इसमें देखना है कि किस तरह से इसके पास ऑप्शंस हैं या किस तरह से ये इसको पाकिस्तान को यूज़ करके चाइना को compete कर सकता है। अच्छा, इसके अंदर कुछ और जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि हमने बेसिकली इसके अंदर जो कवर करना है इस टॉपिक के अंदर कि यूएस के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है। उसके बाद यूएस की जो बाइडन है प्रेसिडेंट, उसकी टीम, उसके अलावा पाकिस्तान के साथ अब इसके रिलेशंस कैसे हैं, अलकायदा हो गया। और पाकिस्तान को बेसिकली हम इसमें कवर करेंगे, ब्लैक वाटर का भी थोड़ा सा इसके अंदर जो है फैक्ट है वो भी चेक करेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। ये जो टॉपिक है इसको बेसिकली कवर किया है जी ट्राइब्यूट ने, द एक्सप्रेस ट्राइब्यूट ने। इसमें ये कह रहे हैं कि क्या हम पाकिस्तान को, बाइडन जो कह रहा है, बाइडन की जो स्ट्रेटजी है बेसिकली वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को यूज़ करके चाइना को काउंटर करें। अच्छा, अब सबसे पहले समझना हमें ये है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अपना सदर बने थे, 45 प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के, तो इन्होंने एक ट्रैवल बैन लगाया था कुछ मुसलमान कंट्रीज़ के ऊपर, जिसमें लीबिया, सीरिया, ईरान, यमन, सोमालिया, सूडान वगैरह हो गए। तो इन्होंने बाद में क्या किया, क्योंकि इसको इसीलिए कहा गया मुस्लिम बैन, क्योंकि तमाम जो ये ममालिक के ऊपर बैन लगाया गया यहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटीज़ हैं कंट्री ये। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि चाड को, नॉर्थ कोरिया को और वेनेजुएला को, इन तीनों को इस यूएस ट्रैवल बैन के अंदर ऐड किया और सूडान को निकाल लिया। तो जैसे ही अपना बाइडन आए, सदर बने, 46 प्रेसिडेंट अमेरिका के बने, तो इन्होंने जो शुरू में कुछ एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जारी किए, उसमें से ये था कि जो डोनाल्ड ट्रंप का ये एग्जेक्टिव ऑर्डर जो ये साइन कर रहे हैं इसको ख़ारिज किया है। अब हम यूएस को बेसिकली हम समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएस ने क्या क्या फ़ेस किया है। यूएस ने बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे बड़ी फ़ेस की है वो ये थी कि सिस्टमेटिक वो उनको ख़त्म किया गया, एथिक्स इनके अंदर ख़त्म हो गया, और ये क्लीनिंग इन्होंने शुरू कर दी कि इनकी वाइट ब्लैक पीपल्स की। यहाँ पे वाइट सुप्रीमिज़म को इन्होंने फैलाने की कोशिश की। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल यही जॉर्ज फ्लॉयड हैं। बेसिकली जब इनकी डेथ हुई थी, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह ये पुलिस वाला बिल्कुल टेंशन फ्री हो के इसकी गर्दन के ऊपर जोर दिया, और लोग भी इसको मना कर रहे थे कि ये मर सकते हैं। उसके बाद ये तहरीक शुरू हुई थी, ब्लैक लाइव्स मैटर। तो इस डेथ के बाद, इससे पहले भी काफ़ी सारे लोग मतलब इनके मारे गए, जिसमें से हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बेसिकली सवाल उठता है कि क्या अमेरिका जो है वो इतना सेव है कि वहाँ पे विज़िट किया जाए, कि ये इतना सेव है कि वहाँ पे बंदा रह सकता हो अकेला। क्योंकि इसकी एग्जांपल्स बड़ी ख़तरनाक देखने में आई हैं। ये एक ब्रैडफोर्ड, एक सोल्जर हैं यूएस नेवी आर्मी के, सॉरी, तो इनको इनके अपने ही ऑफिसर ने किल कर दिया था, और ये देख सकते हैं इसको भी किल किया गया। ये चंद एक एग्जांपल्स हैं। तो बेसिकली जो ट्रंप है उसने एक्सपोज किया है यूएस का रियल फेस दुनिया के सामने, कि यूएस हकीकत में कैसा है। जो आप जिस तरह आप इसको समझते हैं कि वो मुल्क नहीं है, बेसिकली यहाँ पे वही पुराना कि समझ लें कि ब्लैक लोगों को एज अ स्लेव ट्रीट किया जाता है। आपने बाज़ दफ़ा सुना होगा कि जो अच्छा, अब देखने की बात यह है, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं बेसिकली वो ख़ुद भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान हो गया आई थिंक, और इस तरह के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें इंडिया भी शामिल है, तो इनको ये शिट होल कहते हैं। शिट होल का तो आपको समझ आ गया कि शिट होल बेसिकली किसे कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं जी, इसको कंपेयर करते हैं बाइडन को जो ओबामा के साथ। ठीक है। अब इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो इस तरह से करते हैं कि जो ये हैं, ये थे जी बराक ओबामा, जिसको 45 प्रेसिडेंट कहा जाता है। ये 2009 में इनको पावर मिली और ये सदर बने 45 किसके, यूएस के। अच्छा, तो यूएस के बाद इन्होंने जो सबसे ज़्यादा आई थिंक जो लोगों को मरवाने में इनका भी बड़ा हाथ है। अब उसमें हुआ ये कि जो ओबामा था उसने एक स्पीच की थी इराक़ के अंदर स्पीच करते हुए उन्होंने कहा कि वी आर रीचिंग आउट टू द मुस्लिम वर्ल्ड। तो आप देख सकते हो जब इन्होंने ये अल्फाज बोले तो उसके बाद क्या हुआ, सीरिया हो गया, इराक़ हो गया, अफ़गानिस्तान, लीबिया, यमन, सोमालिया और पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे लोग इसमें मारे गए। पाकिस्तान जो है 9/11 के बाद तकरीबन 80,000 से ज़्यादा इसके लोग इस जंग की वजह से मारे जा चुके हैं।
तो इसके अंदर बड़े मतलब जो मेन जो कंट्रीज़ हैं वो सारे के सारे मुस्लिम्स हैं जिनको इसके बाद काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा, अब एक काउंसिल है ऑन फॉरेन रिलेशन, बेसिकली ये एक थिंक टैंक है जो जिसके अंदर एक बंदा काम करता है, उसका नाम है मैक जेनको। ठीक है, 2016 में इन्होंने कहा है कि ओबामा ने सिर्फ 2016 के अंदर तकरीबन 26,171 बॉम्ब्स गिराने का ऑर्डर दिया था, ख़ुद इनकी मर्ज़ी से गिराए गए, उसके अलावा भी गिराए गए होंगे। बेसिकली ये जो नंबर्स हैं उनकी तरफ से बताए गए हैं। अच्छा, तो ये उनकी शक्ल है, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं, नाम जो है जेनको है। अच्छा, 2016 में इन्होंने कहा 26,117 बॉम्ब्स गिराए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो इससे इफ़ेक्ट हुआ है वो सीरिया है, इराक़ है और अफ़गानिस्तान है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबन 3 के करीब बॉम्ब्स गिराए गए हैं और लीबिया के अंदर भी, यमन, सोमालिया के अंदर भी इसकी वजह से। तो तकरीबन इसके अलावा 79% जो इन्होंने यूएस ने बॉम्ब्स गिराए हैं वो कोलिशंस बम थे, मतलब उनके अंदर कुछ अलाइंसेस के तौर पे भी इन्होंने गिराए 30,700। वो उनको अब अलहदा ही गिने, वो बेसिकली इसमें कवर नहीं होते। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बाइडन की जो टीम है उसको ज़रा चेक करते हैं। अब आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि बेसिकली जब गवर्नमेंट मतलब जब इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, किसने, बराक ओबामा ने, तो उसके बाद इन्होंने मुसलमानों के साथ क्या किया। ठीक है, लेकिन अब देखना ये है कि अब जो इनकी जो टीम है जी, जिसको हम ड्रीम टीम भी कह सकते हैं, बेसिकली इसमें एंटनी ब्लिंकन जो हैं, ये आप इनकी शक्ल देख सकते हैं यहाँ पे, ये यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी जो हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूनाइटेड स्टेट में होता है वज़ीर ख़ारजा, जैसे हमारे शाह महमूद कुरैशी हैं। 26/2021 से ये बने। इससे पहले ये अंडर किसके अपना क्या नाम था इनका, बराक ओबामा के अंडर ये डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रह चुके हैं। पहले ये डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे, अब ये मतलब नायब वज़ीर ख़ारजा ही समझ लें इनको। अच्छा, अब इनकी टीम में दूसरा जो बंदा है जी वो है समंथा पावर। समंथा पावर जो है यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसडर रह चुकी हैं यूनाइटेड नेशन में 2013 से 17 तक। ठीक है, तो इसके अलावा एक और इनका बंदा जो ख़ास बंदा है जिसे कहा जा सकता है जेक सैलिवन, जो यूनाइटेड स्टेट्स के सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं और इस अभी यूनाइटेड स्टेट्स के सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। इससे पहले ये वाइस प्रेसिडेंट जो थे बाइडन, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रह चुके। तो अब देख सकते हो वही सेम काम अब ये दोबारा कर रहे हैं, 2013 से 14 तक रहे थे। इसके अलावा ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं पॉलिसी प्लानिंग के 2011 से 13 तक। तो बेसिकली ये सारी टीम वो है जो बराक ओबामा के अंडर भी थी और अभी जो बाइडन के अंडर भी है। सुसैन राइस जो है ये इस वक्त जो है यूनाइटेड स्टेट्स की जो डोमेस्टिक पॉलिसी काउंसिल है उसकी डायरेक्टर हैं। तो इसके अलावा ये पहले जो रह चुकी हैं वो थी यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुकी हैं और इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। तो आप देख सकते हो ये वही टीम है बेसिकली जो पहले किसके अंडर थी, इसके अंडर थी इस बंदे के जिसे 45 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बराक ओबामा कहा जाता है। तो इसके अंडर देखा जा गया है कि कितनी ज़्यादा जंग छिड़ी। अब स्टॉक रिटर्न ने तकरीबन बाइडन के 48 घंटे के हलफ उठाने के बाद ये ट्वीट किया और कहा जी ट्रम्प तो अभी बस ओके होगा। अब कहा कि इराक़ में मज़ीद फ़ौज भेजी जाएगी, रजीम सीरिया के अंदर चेंज करने की कोशिश की जाएगी, नेटो को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और रशिया के साथ जंग को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी क्योंकि अब बाइडन आ चुका है। बेसिकली बाइडन जो हैं वो जंग चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो बाइडन है ही विल ऑलवेज़ वॉर मॉन्गर, यानी कि बाइडन जो है बेसिकली वो वॉर मॉन्गर, इसने कहा है कि वो जंग को पसंद करने वाले हैं, वो चाहते हैं कि जंग चलती रहे। तो आगे इन्होंने बड़ी एक कमाल की लाइन लिखी, इन्जॉय द राइड अमेरिका। बेसिकली ये तंज़िया इन्होंने कहा है, यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं कि अब अमेरिका तुम रेडी हो जाओ दोबारा राइड के लिए, यानी कि मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर जंगों को छेड़ने के लिए और उनकी किलिंग वगैरह के लिए। तो एक मूवी भी है आउटसाइड द वायर, सॉरी, हाँ, तो वो देखें। वो बेसिकली सेम यही चीज़ है कि यूनाइटेड स्टेट्स बेसिकली करता क्या है। अच्छा, जो फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस ये रह चुके हैं वेपन इंस्पेक्टर रह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस के इराक़ के अंदर 1991 से 1998 तक, लेकिन इनको वहाँ पे कुछ बायोकेमिकल्स वगैरह वाले वेपन्स नहीं मिले।
अच्छा, अब यहाँ पे एक ख़ास बंदा जो इनका रह गया है, लॉयड एस्टिन। ठीक है, जो एस्टिन है बिल, ये इनके वज़ीर दिफ़ा हैं, यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। जैसे पाकिस्तान में हैं, समझ आ गया होगी आपको, वज़ीर दिफ़ा। अच्छा, उसके बाद ये 4 स्टार जनरल हैं। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं और इनको यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लगा दिया गया है। इससे पहले ये जो हैं, ये मतलब पहले ही बंदे हैं जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं और ये यूनाइटेड स्टेट डिफेंस सेक्रेटरी को कर रहे हैं। अच्छा, मज़ेदार बात ये है, ये जो बंदा आप देख रहे हैं, ये बेसिकली एशिया जो पैसिफिक है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके ये रह चुके हैं, हेड रह चुके हैं। यानी कि ये पाकिस्तान, इराक़, ईरान और मिडल ईस्ट का जो सारा एरिया है, ये वहाँ पे इसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि यूएस ने अपनी 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है अपने आप को, मतलब जिसमें वो मुख्तलिफ़ ममालिक को डील करता है। जिस तरह इंडिया को एशिया पैसिफिक में वो डील करता है और पाकिस्तान को इसमें करता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम समझेंगे यूनाइटेड स्टेट्स की फ़ॉरेन पॉलिसी जो है अंडर जो बाइडन, साउथ एशिया रीजन के अंदर कैसी होगी। इसमें चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान है। अच्छा, अब बेसिकली जो है ईरान रिसेंटली जो है इन्होंने ये वार्न किया है कि हमारा जो मेन टारगेट है वो चाइना है। अब ये आपको पता होगा चाइना इनका मेन टारगेट क्यों है, क्योंकि ये बहुत जल्द इसकी मार्केट का कैप्चर कर लेगा यूएस की और सबसे बड़ा प्लेयर बन जाएगा इन द वर्ल्ड। अच्छा, तो ये बेसिकली अब यूएस चाहता है कि हम किसी तरह इसकी पावर जो है उसको कम करें और यहाँ पे ये जो इसका एग्रेशन है उसको हम किसी तरह मेंटेन रखें। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए, इंडिया की जो फॉरेन बेसिस हैं वो ताजिकिस्तान में है, एयरबेस है, भूटान में है। अच्छा, इस तरह से और ओमान के अंदर भी है, जहाँ से ये मतलब इनकी फ़ॉरेन बेसिस हैं। इसी तरह पाकिस्तान की एक ही है जो सऊदी अरब के अंदर है। अच्छा, तो अब और कुछ ममालिक हैं, चाइना की आप देखें जो इनकी बेसिस हैं आउटसाइड द कंट्रीज़, ओवरसीज़ बेसिस जिन्हें कहा जाता है, ताजिकिस्तान, म्यांमार, दबूची, अर्जेंटीना, इनकी 3-4 हैं। और इसके अलावा रशिया जो है, इनकी आप देख सकते हैं कितनी सारी हैं, ये यहाँ पे रशिया है। और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, भाई यूनाइटेड स्टेट्स ने तो अन्नी पाई है। ठीक है, इसकी इतनी ज़्यादा ओवरसीज़ बेसिस हैं, मुल्क से बाहर बेसिस हैं दूसरे ममालिक के अंदर, कि आप इसको सोच भी नहीं सकते। अच्छा, तो अब इसका फ़ायदा इसको ये है कि ये कहीं पे भी बॉम्बिंग कर सकता है, कहीं पे भी कुछ कर सकता है। अच्छा, जो अब यहाँ पे मेन है वो यूएस का जो टारगेट है वो कौन है, चाइना की ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर है। अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पे जो मेन फिर टारगेट कौन बनेगा, वो बनेगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। पाकिस्तान जो है साउथ एशिया से वो इसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, चाइना की तरफ। अब इसमें क्या होगा कि जब सारे ममालिक ही एक साइड पे हो जाएंगे तो यहाँ पे, क्योंकि पहले ही यूएस जो है उसका होल्ड बहुत ही कम हो चुका है पाकिस्तान के ऊपर, जिसकी वजह से ये सारा कुछ होता जा रहा है और चाइना ओवरटेक करता जा रहा है। इसीलिए जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहती है किसी तरह वो क्लोज़ जो रिलेशन बनाए पाकिस्तान के साथ और किसी तरह से पाकिस्तान के ज़रिए चाइना के ऊपर नज़र रख सके। वो चाहते हैं कि हमारी फुल कंट्रोल्ड नज़र हो चाइना के ऊपर और हम उसको, पाकिस्तान को अपना एक अलायंस के तौर पे चाइना के ख़िलाफ़ यूज़ करें। तो आपको समझ आ गई होगी, इसीलिए वो इंडिया के अंदर इतना पैसा और सारा कुछ ये कर रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा वर्स सिनेरियो जिसे समझ लें वो ये हो सकता है, अगर एशियन ब्लॉक बना चाइना की मदद से, तो ये सबसे बड़ा धचका होगा यूरोपियन यूनियन के लिए और यूएस के लिए। तो यूएस है वो, उसने हमेशा यही किया है कि जब किसी मुल्क को वीक करना है तो आप उसके ऊपर लेबल लगा दो कि ये एक टेरर स्टेट है, जिस तरह ट्रंप ने बेसिकली किया था। ये ट्वीट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 1 जनवरी 2018 को किया था। यूनाइटेड स्टेट जो है, इन्होंने पागलों की तरह पाकिस्तान को $33 बिलियन दिए हैं, एड दी है पिछले 15 सालों के अंदर। और इसके अलावा और पाकिस्तान ने मतलब इनको जो सेव हाउसेज हैं वो दिए हैं लोगों को, और इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो अगर बेसिकली देखा जाए, अगर इन 33 बिलियंस को देखा जाए। लेकिन पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ है वो 70 बिलियन प्लस में हुआ है, तो बेसिकली पाकिस्तान का ही नुकसान हुआ है। तो एवं ही बस मुंह उठा के जो बंदा बात करते, इसके बाद इमरान खान ने इनको बेसिकली ट्वीट किया था, जिसके बाद इन्होंने बंदे के पुत्र बन गए थे।
इसी जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की बात की कि पाकिस्तान ने हमारा साथ नहीं दिया, इसी तरह बाइडन ने भी कहा है कि पाकिस्तान हमें कुछ बेसिस दे जहां से हम अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रख सकें, यानी कि वो चाहते हैं कि हम इन बेसिस के थ्रू चाइना के ऊपर नज़र रख सकें, अफ़गानिस्तान के अंदर अप्लाई डिप्लॉयमेंट को मजबूत कर सकें और इस तरह का काम कर सकें। तो आपको जानते हैं पाकिस्तान इस तरह का किस तरह का जवाब देगा। तो पाकिस्तान ने रिसेंटली वही जवाब दिया जो इसे देना चाहिए था कि हम इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। बेसिकली अब जो है पाकिस्तान वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, किसी तरह पाकिस्तान जो है वो प्रोवाइड करे बेसिस ताकि एयरलिफ्ट कर सकें यूएस यहाँ से। और आपको पता है इसके क्या नुकसानात होंगे, फ़ायदे होंगे, ये तो आप बेसिकली जान सकते हैं। तो अब देखना ये है कि बाइडन जो है वो उसने ऑलरेडी एक इसी तरह का ही सेम नैरेटिव उन्होंने दिया है कि यूएस को चाहिए कि वो जो टेररिस्ट्स हैं उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान जो काम कर रहा है हम उसके साथ मिल के इसके ऊपर काम करेंगे, और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ ये अपना अलायंस को मज़ीद बेहतर कर सकें। इसके अलावा ब्लिंकन ने कहा था कि पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स को की इश्यूज़ के ऊपर काम करना चाहिए। इसके अलावा जी जो इनके जनरल वज़ीर दिफ़ा हैं जनरल एस्टन, ठीक है, उन्होंने इसी तरह की बातें की और उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फ़ंड के ज़रिए पाकिस्तान के जो फ्यूचर के ऑफिसर्स हैं उनको हम ट्रेनिंग देंगे। जनरल एस्टोन हैं वज़ीर दिफ़ा हैं यूएस के कि हमें पाकिस्तान के साथ मिलकर अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जो है खोरासान प्रोविंस के साथ इन दोनों को ख़त्म करने के लिए हमें मिल के काम करना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉन न्यूज़ ने इसको कवर किया है कि यूएस जो है वो बेसिकली पाकिस्तान का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो था उसको दोबारा से शुरू करने जा रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर में है ये फुल्ली कंट्रोल्ड एरिया है अंडर तालिबान, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरे ये थोड़े से कम वाले हैं, मतलब ये वाले जो इलाके हैं ये जो यहाँ पे मतलब इनकी तालिबान की प्रेजेंस है, और जो वाइट वाले हैं ये गवर्नमेंट कंट्रोल हैं। आप देख सकते हैं तकरीबन कोई 30% के आसपास जो इलाका है वो बेसिकली सिर्फ गवर्नमेंट अफ़गान गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। यहाँ पे पाकिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है और ये उज़्बेकिस्तान है। अच्छा, तो इसके अलावा यहाँ पे ताजिकिस्तान है। आईएस, अब जो आईएस है बेसिकली वो उनकी प्रेजेंस बहुत ही कम है, तकरीबन 30 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है इनकी प्रेजेंस देखी गई है वो बेसिकली इन इलाकों में है और इधर है और यहाँ पे। तो इसके अलावा इनकी बाकी जो इलाका है वहाँ पे अब इनके सबसे बड़े मुखालिफ यहाँ पे तालिबान हैं और इस तरह ये इनके साथ लड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग हैं वो जानते हैं कि यूएस जो कुछ कर रहा है बेसिकली उनको पुराने अपने ज़ख्म भी याद आते हैं कि किस तरह से यूएस का जो एक सीआईए का एक ऑपरेटर था रेमन डेविस, ठीक है, जिसने 2011 में 2 बंदों को शूट किया था और इसकी जो कौंसलेट के बंदे इसको बचाने के लिए आए थे उन्होंने फिर एक पाकिस्तानी को शूट किया था। तो बेसिकली ये जो काम कर रहा था ये इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा था और फंड्स दे रहा था उन टेरर ग्रुप्स को जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म फैलाते हैं जो कि लिंक्ड हैं इंडियन रॉ के साथ। ये वो कमीना बंदा है जिसने मतलब इस तरह का सारा काम किया। और इसके अलावा जो है सीआईए के जो ऑपरेटर्स, जो सीआईए बेसिकली वो ब्लैक वाटर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के भी केसेस अभी चल रहे हैं, जिसके अंदर 4-5 रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा। ये ब्लैक वाटर का लोगो है। इन्होंने भी मुल्क के अंदर इनको भी गिरफ़्तारी के काम चल रहे हैं कि अगर कहीं पे पता चले कि ये ब्लैक वाटर से रिलेटेड काम कर रहा है या उनका बंदा है तो इसे गिरफ़्तार किया जाए। तो इस तरह से पाकिस्तानियों के अंदर भी एक पड़ी है कि किस तरह से अमेरिका ने उन्हें धोखा दिया है रिसेंटली सालों के अंदर। तो इतना आसान नहीं है इसको समझा जाए कि इतनी आराम से पाकिस्तानी इसको जाने देंगे। इसराइल जो है वो बिल्कुल कंफर्टेबल है कि बाइडन है या ब्लिंकन है, वो ट्रंप की जो लेजेसी है उसको लेके आगे चल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो यरूशलेम है इसराइल का कैपिटल है और उसको भी इन्होंने बेसिकली मान लिया है, और जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ जो इसराइल को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं उसमें भी ये साथ देंगे। बेसिकली वो चाहते हैं पाकिस्तान उनकी साइड पे। अगर ईरान के साथ अमेरिका जंग करता है इसराइल के कहने पे तो पाकिस्तान ईरान के साथ ना हो, अगर चाइना के साथ करता है तो पाकिस्तान चाइना के साथ ना हो। बेसिकली इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। बाइडन की उम्र काफ़ी है जिसकी वजह से वो अक्सर बीमार रहते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि बीमारी के बाद किसने संभालना है,
कमला हैरिस ने। और ये एक यूएस के अंदर इंडियन ओरिजिन है और इससे काफ़ी शक व शुबहात भी होते हैं कि कहीं उनकी हेल्प मतलब न करती रहें। और हैरिस हैं वो चाहते हैं कि किसी तरह चाइना को काउंटर किया जाए, उसकी पावर को काउंटर किया जाए। उन्हें कोई टेंशन नहीं है कि इंटरनल इश्यूज़ क्या हैं, वो उसको अभी छेड़ना ही नहीं चाहते, ठीक है। वो उसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि अब इसमें एक और पहलू है कि 74 मिलियन जो ट्रंप के सपोर्टर हैं वो अभी भी समझते हैं कि इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है। इसी वजह से 25,000 यूएस आर्मी पर्सनल्स को हायर किया गया था कैपिटल के अंदर, वाशिंगटन डीसी के अंदर। और जिसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से यूएस के अंदर डोमेस्टिक टेररिज्म फैल रहा है, टेररिस्ट फैल रहे हैं, जिसको बेसिकली अब डोनाल्ड बाइडन को चाहिए कि वो उनको पहले कंट्रोल करें ताकि यूएस एक नए दौर की तरफ आगे चल सके।